Hello everyone, my name is Srishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So this is lecture 8 of chapter 6 which is tissue और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के आंसर्स। और अगर आपको इसके बाद के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना है तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 9 उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैप्टर को अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है ना, और आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप अपने जो नोट्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन कीजिए। तो टिश्यू क्या होते हैं? सो बेसिकली जो बहुत सारी सेल्स हैं, है ना, वो क्या होती हैं, आपस में झुंड बनाती हैं, क्लस्टर बनाती हैं और उनको क्लस्टर बनाने के बाद वो सेल्स जो हैं वो क्लस्टर बनाने के बाद स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और इसी को, वो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा हार्ट, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ना। अब ये जो ऑर्गन है ये बहुत सारे किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। और वो सेल्स कैसी हैं, वो सेल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये आपस में क्या करती हैं, झुंड बनाती हैं और सबसे पहले क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू। और फिर ये जो टिश्यू होती हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं टिश्यू का, तो टिश्यू किस तरीके से रहेगा, A tissue is defined as the group of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function। तो इस तरीके से यहाँ पे टिश्यू का मतलब हुआ वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टिश्यू। तो ये हमारा समझ में आ गया ये कि ये है हमारी सेल्स जो आपस में ज्वाइंट होके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये कौन सी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं हमारी मसल्स। तो ये क्या फॉर्म कर रही है, मसल टिश्यू। और मसल टिश्यू किस काम आता है, ये काम आता है आपके मूवमेंट में। किस में काम आएगा, ये मूवमेंट में काम आएगा। तो इस तरीके से ये हार्ट रहेगा, ये क्या करेगा, पंप करेगा। और पंप किसको करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो ये हो गया हमारा टिश्यू। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। मतलब हमको बताना है कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो चलो आंसर देखते हैं। इस इमेज से हमको आंसर मिलेगा काफ़ी कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रैकेट्स हैं, ये ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। देन वेसल है और जाइलम पेरेन्काइमा है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर क्या बना हुआ है, जाइलम बना है। अगर मैं इसको लिस्ट आउट करूँ तो यहाँ पे वेसल, देन ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा, देन जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल, इन चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा बनता है जाइलम। सो ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। प्लांट में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच में क्या अंतर होता है, ये हमको बताना है। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट यहाँ पे कि जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल, है ना। एक ही टाइप के सेल जो रहेंगे उनसे मिलकर क्या बनेगा, सिंपल टिश्यू। और ये क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं। सभी सेल्स जो रहती हैं वो कॉमन फंक्शन, एक जैसा फंक्शन ही करती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर क्या बनता है,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। वी कैन से दैट दे आर मेड अप ऑफ वन दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ अ सेल। एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। वही एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो होती है इनमें किस तरीके की होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो चलो एक एक करके तीनों ही देख लेते हैं। तो अगर मैं पैरेन्काइमा की बात करता हूं तो इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और ये इनकी जो सेल्स होती हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इनके सेल के बीच में क्या जाता है, थोड़ा सा स्पेस। तो इनमें पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं उनमें हमको स्पेस देखने को मिलता है क्योंकि इनके सेल के बीच में स्पेस है ना, थोड़े दूर दूर पर है। और इनका जो सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। तो पैरेन्काइमा में सिंपल है, थिन होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और क्या होते हैं, सेलुलोज से मिलकर बनते हैं। वही कॉलिनकाइमा की बात करें तो ये थिक होते हैं, बट कहाँ से, एजेस से, मतलब किनारों से। ये किनारों से कैसे होते हैं, आपके थिक होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये सेल बनाता हूं तो ये सेल जो रहेगा बेसिकली एंड से, इस इन कॉर्नर से ये कैसा रहेगा, थिक रहेगा। तो एज से कैसे रहते हैं, ये थिक रहते हैं। और इनके सेल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस मिलता है। इनके सेल्स में कैसा होता है, बहुत ही कम स्पेस हमको देखने को मिलता है। और इनकी सेल वॉल पैक्टिन और हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। कॉलिनकाइमा जो रहेगा वो एज में कैसी रहेंगी, थिक रहेंगी, है ना। तो ये एजेस में जो है यहाँ पे थिक रहेंगी और इनके बीच में, दो सेल के बीच में बहुत ही कम स्पेस मिलता है। और इसके अलावा ये पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की इनकी सेल वॉल बनती है। वही अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो ये थिक होती है चारों तरफ से और इनमें किसी टाइप का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, मतलब दो सेल्स के बीच में किसी टाइप का ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्पेस है वो नहीं मिलता, है ना। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो इसमें नहीं मिलता है। और इसमें जो वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, इसकी वॉल बनी हुई होती है लिग्निन की। किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की। तो इस तरीके से पैरेन्काइमा सेलुलोज, पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज की, कॉलिनकाइमा में पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का आखिरकार क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा जो रहता है वो हमको लीफ में दिखाई देता है। लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और ये जो पोर्स हैं वो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के होते हैं। और आप जब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे इसके किनारों में बीन शेप की कुछ सेल्स दिखाई देंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो बीन शेप सेल्स हमको दिखाई दे रही हैं ये सेल हैं, ये कैसी होती हैं, ये गार्ड सेल्स, इनको हम बोलते हैं बीन शेप की ये होती हैं। और ये जो है ये बीच में क्या है, आपका पोर है ना, होल है एक टाइप का। और ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इसका काम क्या, अब ये होल है तो इसके में से क्या हो सकता है, इसमें से गैस जो है वो अंदर जा सकती है और कुछ गैस बाहर से आ सकती हैं। तो इस तरीके से अगर प्लांट को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी पर्टिकुलर आपके स्टोमेटा से अंदर जाएगा। और अगर अंदर ऑक्सीजन बनी है ज़्यादा अमाउंट में लीफ के अंदर तो यहीं से ये ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज जो होता है ये पोर से होता है। इसके अलावा अगर अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी इसी पोर से बाहर निकलते हैं। और वाटर का मॉलिक्यूल दैट मीन्स वाटर लॉस यहाँ पे होता है स्टोमेटा के थ्रू। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, तो ये स्टोमेटा उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर आउटर सरफेस ऑफ द सेल, है ना, प्लांट सेल।
प्लांट सेल के आउटर सरफेस पे ये चीज़ हमको मिलेगी, है ना, लीफ के। और इसका जो फंक्शन होता है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट या और एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में स्टोमेटा यहाँ पे हेल्प करेगी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनके बीच में हमको डिफरेंस बताना है डायग्राम बना के। तो यहाँ पे 3 टाइप के मैं आपको पहले बता देता हूँ मसल फाइबर। ये देखो, ये मसल फाइबर कैसा है, ब्रांच है ना, ये 1 2 3 ब्रांच, 3 मसल फाइबर है। फिर यहाँ पे क्या है, ये ब्रांच है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही है, ये एक अलग अलग सेल्स हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैसे हैं, कॉर्नर्स में ये आपकी पतली है। जबकि इसमें आप देखोगे कि ये जो भी है बिल्कुल सीधे सीधे हैं, बट यहाँ पे ब्रांच है। तो ये मसल फाइबर या फिर इसको बोल सकते हैं सेल, ये कैसी है, ब्रांच है। और ये कैसी है, सिंगल सेल है ना। कॉर्नर से पे कैसी है, स्पिंडल शेप है, दैट मीन्स कॉर्नर से क्या है, आपकी चपटी। देन अगली देखें हम, तो डायग्राम देखने पे समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे यहाँ पे ये ब्रांचेस नहीं है ना। तो ये मसल फाइबर कैसी है, ब्रांचेस नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो ये जो सेल्स हैं, है ना, जिससे मिलकर ये आपका मसल फाइबर बन रहा है, ये बेसिकली है कार्डियक मसल। कौन सी मसल से, कार्डियक मसल। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं, इसका मतलब होता है हार्ट की मसल। तो ये हार्ट की मसल्स होती हैं, ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस मिलता है ना। इनकी जो सेल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स की सेल्स बनती हैं, वो उनमें एक ही न्यूक्लियस मिलता है, मतलब इसको यूनी न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो मसल फाइबर होती हैं कैसी होती है, ब्रांच होती हैं, और इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। अभी यहाँ पे इनवॉलेंट्री नेचर का क्या मतलब हुआ, इनवॉलेंट्री नेचर का क्या मतलब हुआ, इनवॉलेंट्री नेचर का मतलब होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल नहीं होती। जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है, मतलब हमारे विल से। मतलब जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हैंड को क्या करना है, मूव करना है, तो देखो मैं अपने हैंड को मूव कर पा रहा हूँ। तो दैट मीन्स जिस मसल की हेल्प से मैं इसको मूवमेंट कर पा रहा हूँ, वो एक्चुअल में वॉलंटरी मसल होगी। मतलब हमारी अपनी विल से, अपनी कॉन्शियसनेस से हम जिस मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, उस मसल को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। और जिसको नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। तो ये जो होती है कार्डियक मसल, वो इनवॉलंटरी होती है, अपने आप जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो पंप करती जाती हैं ब्लड को, हमारा कॉन्शियसनेस से उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो कार्डियक मसल इनवॉलंटरी नेचर की होती है, एक न्यूक्लियस होता है इनकी सेल्स में, और इसके अलावा हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और मसल फाइबर जो होता है इनमें ब्रांच होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे, ये आपका मसल फाइबर है, ठीक है, आपका कार्डियक, और इसमें हमको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पे स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो लंग और एलिमेंट्री कैनल पे हमको मिलती हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी हमारे बस से बाहर की बातें हैं, है ना, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड के बस की बाहर की बातें हैं। ठीक, ये हमारी बॉडी में जैसे आप बात करोगे लंग्स को, तो कंटिन्यूसली हम सांस लेते रहते हैं, तो हमारे जो लंग्स में जो मसल है वो कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। इसके अलावा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या हुआ, हमारा जो माउथ है इसके अंदर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हम जब भी खाना खाते हैं तो जिस पाइप के थ्रू फूड अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो इस कैनल की जो मसल्स हैं वो भी स्मूथ मसल की बनी हुई है, लंग्स भी स्मूथ मसल के बने हुए हैं, और ये इनवॉलेंट्री नेचर है, अपने आप अपनी प्रोसेस ये करते रहते हैं। इनमें जो सेल्स होता है वो स्पिंडल शेप होता है, ये जो शेप है ना, नाव की तरह, एक कॉर्नर पे चपटी, दूसरी कॉर्नर पे चपटी, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल, है ना। और ये कैसे होती है, इनवॉलंटरी इन नेचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल की अगर हम बात करते हैं तो जो बोन होती है उसमें ये मसल्स मिलती हैं। तो बेसिकली ये होती हैं कैसी, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, सेल में एक से ज़्यादा, तो हम इसको बोल सकते हैं मैनी न्यूक्लियाई इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा कैसी होती हैं, ये अनब्रांच होती हैं, है ना, और सिलिंड्रिकल मसल होती हैं और लॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनब्रांच होगी, लास्ट वाला पॉइंट, इसमें कोई इस टाइप का कोई ब्रांचेज नहीं होगी। देन इसके अलावा ये सिलिंड्रिकल नेचर की होंगी और लॉन्ग होंगी, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, और ये वॉलंटरी होती नेचर में। वॉलंटरी का क्या मतलब हुआ, हमारे कॉन्शियस माइंड से ये कंट्रोल हो सकती हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मसल्स हैं ये वॉलंटरी इन नेचर है, और इसको हम स्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे बेंड्स मिलते हैं हमको। कौन से बेंड मिलते हैं? डार्क बेंड एंड लाइट बेंड। चलो, तो ये हो गया हमारा डायग्राम के थ्रू हमने समझाया कि कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्ट्रेटेड मसल किसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो हार्ट होती है, हार्ट में जो ब्रांच मसल्स होती हैं, है ना, ब्रांच मसल्स होती हैं जिनकी सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होता है और इसमें स्ट्रेन भी मिलता है, इसको हम स्ट्रेशंस बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रिप्स हमको मिल रही हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं और इसे इन सेल से मिलकर बनता है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के यहाँ पे फंक्शन देखने की, फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, ये देखो ब्रांच है और सिलेंड्रिकल शेप का ये हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस ही होता है प्रेजेंट। ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है? इनवॉलंटरी इन नेचर। नेचर में कैसा होता है इनका? इनवॉलंटरी होता है, हमारी कॉन्शियस माइंड से ये कंट्रोल नहीं होती है। इनका काम है कार्डियक मसल शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें कंटिन्यूसली होता है, जिससे कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल क्या कर पाती है? मूव कर पाती हैं और पंप कर पाती हैं ब्लड को। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण दे हेल्प इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट थ्रू आउट लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी इन पर्टिकुलर कार्डियक मसल्स का काम है कि ये आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते जाएं। ठीक है, तो ये कभी रुकने वाले नहीं है, आपकी एज के एंड तक, आपके जिंदा रहने तक ये सभी मसल्स यानी कार्डियक मसल्स काम करती रहेंगी। तो ये हो गया हमारा कार्डियक मसल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट / लोकेशन इन द बॉडी। मतलब हमको तीन टाइप के मसल, एक है स्ट्रेटेड, एक है अनस्ट्रेटेड और एक है कार्डियक। इन तीनों मसल्स के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ उसका स्ट्रक्चर कैसा है और साइट ऑफ लोकेशन, मतलब कहाँ पे वो आखिरकार मिलता है। तो चलो एक एक करके हम सारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? स्ट्रक्चर की। अगर मैं स्ट्रेटेड मसल्स की बात करूं तो स्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेड का मतलब होता है स्ट्रिप, मतलब ऐसी मसल जिनमें क्या मिल रहा है? स्ट्रिप्स मिल रही हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से स्ट्रिप्स मिल रही हैं तो एक होगा डार्क और यहाँ पे होगा लाइट। तो एक हमको लाइट मिलेंगी और एक मिलेंगी डार्क, तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेटेड। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेड मसल। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डार्क एंड लाइट बैंड। तो डार्क एंड लाइट बैंड इसमें मिलने वाले हैं स्ट्रेटेड में। ये जो होती हैं लॉन्ग होती हैं और सिलेंडर शेप में होती हैं, और इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये कैसी होती हैं? अनब्रांच होती है, मतलब ये जो है इनके बगल में ऐसी तरीके से ब्रांच नहीं मिलती। तो इस तरीके से ब्रांच नहीं निकलेंगे। ब्रांच मतलब क्या? जैसे ये रहा और ये निकल गया ब्रांच। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रांच। तो इस टाइप का इसमें स्ट्रेटेड मसल में कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। अगर मैं अनस्ट्रेटेड की बात करता हूं तो अनस्ट्रेटेड जो रहती हैं वो कैसी होती हैं? ये सेल इसकी लॉन्ग होती है और आपका टैपरिंग, लॉन्ग एंड टैपरिंग होती है। टैपरिंग का क्या मतलब होता है? कॉर्नर से चपटे। ठीक है, तो लॉन्ग एंड चपटे होंगे और इनमें यूनिन्यूक्लिएट होंगे, मतलब इनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। ये अनब्रांच होते हैं, इनमें कोई टाइप का कोई ब्रांच नहीं होता और इनमें डार्क बैंड और लाइट बैंड भी नहीं मिलता है। तो स्ट्रेटेड मतलब क्या? इसमें स्ट्रिप्स होंगी और ये सिलेंड्रिकल शेप के होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ये अनब्रांच होगी और इसमें लाइट और डार्क बैंड मिलेंगे। अनस्ट्रेटेड में ये लॉन्ग होंगी और इसके अलावा टैपरिंग होगा, मतलब कॉर्नर से पतले होंगे और यूनिन्यूक्लिएट होंगे, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। इसके अलावा ये अनब्रांच होंगे और इसमें किसी टाइप का कोई बैंड नहीं मिलेगा। अगर कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, मतलब इनके सेल्स में भी एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये कैसी होती है? ब्रांच होती है। तो ये जो ब्रांच है
ये बेसिकली केस कौन सी मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। इनमें जो लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और स्ट्रेटेड मसल के हमने जो स्ट्रक्चर थे वो देखे। अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन का, तो स्ट्रेटेड मसल आपको हैंड्स, लेग और स्केलेटल में मिल जाता है ना। तो हमारे हाथ पैर में जो ये ज्वाइंट्स हैं, जो हम मूव कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। अगर हम बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल की, तो ये मसल्स जो होती हैं ये हमको आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में और यूरेटर में, है ना, और इसके अलावा ब्रोंकाई, दैट मीन्स आपके लंग्स वाले पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये है अनस्ट्रेटेड मसल। वही कार्डियक मसल हमको हार्ट में देखने को मिल जाती है ना। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अनस्ट्रेटेड मसल जो स्टमक है, हमारे खाने वाले पोर्शन में खाना खाते हैं तो स्टमक में जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद फिर वो खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है डाइजेशन के लिए। तो ये जो मसल्स हैं बेसिकली अनस्ट्रेटेड मसल्स की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा यूरेटर, जो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है बेसिकली उसका पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोर्शन है वो। और इसके अलावा ब्रोंकाई, जो कि हमारे लंग से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, जिसमें हमने स्ट्रक्चर और लोकेशन कहाँ मिलते हैं वो उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक पूरा डायग्राम बताइए। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, हम सीधे डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो इसका ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको हम, सेल बॉडी। तो ये पोर्शन है हमारा सेल बॉडी का। ये जो सेल बॉडी होता है ना, इसको हम लिख देते हैं सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी होगा, इसके क्या होंगे, कॉर्नर से आपके ब्रांचेस निकलेंगे। ठीक है, और ये इस ब्रांचेस को हम बोलेंगे डेंड्राइट। क्या बोलेंगे इसको हम, डेंड्राइट। और एक जो रहेगा वो क्या होगा, यहाँ से आपके सेल बॉडी से निकल के एक्सटेंड हो जाएगा आगे की तरफ, और इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन। एक्सॉन के एंड में क्या होते हैं, नर्व एंडिंग होती है, जिसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। और एक्सॉन के बीच बीच में क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे एक्सॉन में, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट। तो इस तरीके से ये है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी और इसके अलावा डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन सेट और नर्व एंडिंग यहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो आपके सेल बॉडी होगा उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोलता है नेम द फॉलोइंग। हमको इनमें जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको नेम देना है। फर्स्ट है यहाँ पे, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, tissue that connect muscle to bone in human, tissue that support food in plants, tissue that store fat in our body, then connective tissue which are fluid matrix, then 6 यहाँ पे tissue present in the brain। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं, जिनको हमको बताना है कि इनमें कौन कौन से टिश्यू कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट यहाँ पे टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आर माउथ। हमारे माउथ में आपके इनर लाइनिंग मतलब अंदर की क्या, उसकी लाइनिंग यानी कि लेयर, उसमें कौन से टिश्यू मिलते हैं या फिर किस टिश्यू से वो मिलकर बना हुआ होता है। तो उसका आंसर है एपिथेलियम। क्या है, एपिथेलियम। बट किस टाइप का एपिथेलियम, इसमें है स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, उनमें स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो हमको माउथ की इनर लाइनिंग में देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू आखिरकार ह्यूमन में कौन सा है। तो ये होगा हमारा टेंडन्स। क्या होगा, टेंडन्स। टेंडन्स मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण मसल क्या कर पाती है, बोन को मूव कर पाती है। अगर ये मसल्स ना हो, ये मतलब ये मसल्स में आपके टिश्यू ना हो, कौन से वाले, टेंडन्स ना हो, तो क्या होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और कनेक्ट नहीं होगा तो फिर बोन सही तरीके से मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होगा, मतलब प्लांट जो होता है उसमें क्या बनता है, फूड बनता है। कहाँ पे बनता है फूड, आपके लीफ में। तो लीफ में अगर फूड बनेगा तो पूरे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा,
तो ये होगा फ्लोएम से। किससे ट्रांसफर होगा ये? फ्लोएम। तो फ्लोएम बेसिकली वो टिश्यू है जिसके कारण फूड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको कौन स्टोर करता है? तो इसका आंसर है हमारा एल्यूरल। तो कौन सा टिश्यू यहाँ पे होगा जो क्या करता है, फैट को स्टोर करेगा हमारी बॉडी के अंदर? तो वो है एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू है यहाँ पे? एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या है, फ्लूइड, जिसका मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड है। मतलब आपके लिक्विड है ना, लिक्विड की तरह क्या है, आपका मैट्रिक्स है। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, है ना। ब्लड जो होता है इसमें होता है क्या, प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा होता है जो कैसा है, फ्लूडी नेचर का होता है। तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, फ्लूइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में कौन से टाइप का टिश्यू होता है? तो यहां पे होता है नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? नर्वस टिश्यू। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सा टाइप के टिश्यूज होंगे? जैसे स्किन, बार्क ऑफ द ट्री, देन बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड वेस्कुलर बंडल। इनमें किस किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं स्किन की बात करूं सबसे पहले, तो स्किन की बात करें तो स्किन में होगा एपिथेलियल। क्या होगा यहाँ पे? एपिथेलियल। और कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा इसमें? स्क्वामस। और स्क्वामस में भी टाइप होगा और वो क्या होगा, स्ट्रेटेड। तो स्किन में सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हो गया स्किन। तो स्किन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। स्किन में किस टाइप के टिश्यूज होंगे? स्किन में होंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। वही अगर हम बार्क ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री है ना, तो ट्री में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, बार्क होता है। तो आखिरकार उसमें किस टाइप का टिश्यू होगा? तो स्टूडेंट्स उसमें होता है कॉर्क। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्क। ये जो कॉर्क होता है इसमें डेड सेल्स होती हैं, है ना। और डेड सेल्स होती हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो बेसिकली जो बार्क होगा ट्री का, उसमें कॉर्क जो है वो प्रेजेंट होगा, जो कि कैसे होती हैं, डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे बोन का। तो बोन बेसिकली होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें जो मैट्रिक्स होगा वो होगा कैसा, हार्ड, है ना। तो हार्ड मैट्रिक्स होता है, इसलिए वो बोन जो होता है हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मिलकर बनी हुई होती हैं एपिथेलियल टिश्यू से। किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियल से। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं ये किस शेप में होती हैं? क्यूबॉइडियल। ठीक है। तो क्यूबॉइडियल जो टाइप है, उस टाइप की जो टिश्यू हैं वो होंगे किसमें? किडनी के ट्यूब्यूल्स में। तो किडनी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, इस तरीके का उसका डायग्राम होगा। तो बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर, इनके अंदर क्या होंगे? ट्यूब्यूल्स होंगे किडनी के, जो कि क्या करेंगे? फिल्टर का काम करेंगे। वो बेसिकली किसके बनते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, जो कि किसमें मिलता है? प्लांट में। किसमें मिलता है? प्लांट में। तो ये कौन से टाइप के टिश्यू से मिलकर बनेगा? ये बनेगा वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम से, जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये? ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि कौन कौन सा है? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एक वाटर को और एक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से स्किन बनेगा किससे? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। बार्क ऑफ ट्री जो रहेगा प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉर्क से मिलकर बने होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू वही है, कॉर्क बेसिकली। बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके का। और आपके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होंगे वो बेसिकली क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होंगे। और वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बना हुआ रहेगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये है, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंटेड। पैरेन्काइमा जो है वो टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमको बताना है। तो पैरेन्काइमा जो रहता है वो आपके स्टेम और रूट दोनों पोर्शन पे मिलता है। कहाँ मिलता है?
स्टेम और रूट के पोर्शन में आपको पेरेन्काइमा मिल जाता है। और ये जो रीजन है जहाँ पे ये मिलता है आपके स्टेम और रूट में, उसको हम बोलते हैं पिथ। वो पिथ बेसिकली सेंटर पार्ट होता है। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, प्लांट बनाता हूँ, ठीक है, तो ये सपोज करो स्टेम है, तो स्टेम को मैंने यहाँ से कट किया, तो कट करने के बाद जो सेंटर में सेल्स होंगी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिथ। तो ये पिथ में हमको पेरेन्काइमा मिल जाता है। इसके अलावा जो पेरेन्काइमा है उसमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलता है इसमें पेरेन्काइमा में। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरीन काइमा। जिसमें क्लोरोफिल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन काइमा। और ये जो क्लोरीन काइमा होता है ये बेसिकली हमको मिलता है ग्रीन लीफ में, हरे कलर की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरीन काइमा मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल वहाँ पे होगा तो क्या फॉर्मेशन कर पाएंगे वहाँ पे, वो फूड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन काइमा। और कुछ ऐसी पेरेन्काइमा टिश्यूज होती हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज मिलती हैं। तो ये सेल्स जिनमें लार्ज एयर कैविटीज मिलेंगी, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली एयर फिल करने के कारण अगर ये उनको पानी में रखा जाएगा तो पानी में ये क्या होंगे, फ्लोट होंगे। होता है ना ऐसा कि अगर मान के चलो किसी चीज़ में हवा भर दी हमने और उसके बाद फिर पानी में उसको पहुंचाया तो क्या करती है, फ्लोट करती है। तो इसी तरीके से जो ये पेरेन्काइमा होती हैं इनमें एयर कैविटीज होती हैं जिसके कारण ये क्या कर पाती हैं, फ्लोट कर पाती हैं सेल्स ये वाली। इस टाइप के जो पेरेन्काइमा होती हैं उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं, क्योंकि इसमें एयर फिल हो जाता है। और ये मिलते हैं हमको एक्वेटिक प्लांट्स में, जिसके कारण ये क्या कराती हैं, फ्लोट कर पाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पेरेन्काइमा डिफरेंट डिफरेंट अपने टाइप में अलग अलग प्लांट के पोर्शन पे मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। प्लांट में एपिडर्मिस का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली ऊपर की लेयर को बोलते हैं। प्लांट्स में जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है इसके अलग अलग काम है। इसमें से एक काम तो हो गया प्रोटेक्शन का। क्या काम हो गया, एक प्रोटेक्शन का। और इसके अलावा उसका एक और काम है, क्योंकि वो ऊपर की लेयर होती है तो उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपिडर्मिस प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के आउटर सरफेस में हमको क्या मिल रहा है, एपिडर्मिस हमको मिल रहा है। और ये जो एपिडर्मिस है ये प्लांट में क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा है, यही एपिडर्मिस सेल कर रही है। ये एपिडर्मिस जो होती है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। ये क्या करेगी, प्लांट को प्रोटेक्शन देगी क्योंकि ऊपर है ये, है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, स्टोमेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, है ना। आपने कई बार डायग्राम इसमें बनाया होगा कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये जो डायग्राम होता है ये बेसिकली क्या है, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये बीच में क्या है, स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा जो रहता है यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पे, गैसियस एक्सचेंज। मतलब इसी स्टोमेटा से ही जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, वो बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी से प्लांट के अंदर जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है ये एपिडर्मिस का काम होता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क, कॉर्क दैट मीन्स आपके प्लांट के जो स्टेम का पोर्शन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्री में क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक। ट्री में क्या बोलेंगे उसको, हम ट्रंक बोलेंगे। तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी डेड सेल की एक लेयर बनी हुई होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क, है ना। वो बार्क होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, कॉर्क बनाते हैं। उसी को ही हम बेसिकली कॉर्क बोलते हैं। तो ये कैसे प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, आप देख रहे हो बाहर जो है कितना मजबूत वो बना के रखता है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, तो बार्क या फिर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है ट्री में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्क। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। तो बार्क जो है वो क्या है, बार्क जो है या फिर वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वही क्या है, कॉर्क है। और कॉर्क क्या करेगा, जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्क जो रहता है वो बना हुआ होता है किसका, डेड सेल्स का। किसका बना हुआ होता है, डेड सेल का बना हुआ होता है। और द अरेंजमेंट ऑफ सेल आर डेंस, और बहुत ही डेंसली, बिल्कुल पास पास क्या होगा, अरेंज होगा।
उनके बीच में सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, जिसके कारण ये प्लांट में कोई भी जब मैकेनिकल इंजरी आएगी तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। आप देखते होंगे कि ट्रीज जो होता है बहुत तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, लेकिन तब भी टिका हुआ है क्योंकि वहां पे इसको सपोर्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं विच इज बार्क और कॉर्क, है ना। और इसके अलावा उस कॉर्क में बीच बीच में स्पेस जो होता है थोड़ा बहुत, उसमें सुबेरिन नाम का केमिकल कंपाउंड क्या होता है, जमा हुआ होता है। और सुबेरिन जो होगा फाउंड इन वॉल ऑफ द सेल दैट मेक इम्परवियस टू वाटर एंड गैस। और क्योंकि वहां पे सुबेरिन जो है वो क्या आ जाएगा, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी गैस या वाटर क्या नहीं होगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी या फिर बाहर से अंदर नहीं जा पाएगी। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर पोर्शन से कोई भी वाटर जो है वो लॉस नहीं होगा। तो ये क्या करता है, आपके वाटर लॉस को भी बचाता है बाय एवापोरेशन, है ना। वाटर लॉस अगर होगा एवापोरेशन के थ्रू तो वो नहीं होने देगा कौन, आपका कॉर्क या फिर बार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट को कंप्लीट कीजिए। चार्ट आप देखिए, ऊपर लिखा है परमानेंट टिश्यू, देन उसके बाद फिर है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली परमानेंट टिश्यू का, कि परमानेंट टिश्यू जो रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्वियसली ये दो टाइप के होंगे, एक होगा सिंपल टाइप और एक होगा कॉम्प्लेक्स टाइप। अब सिंपल टाइप में क्या क्या है, यहाँ पे उन्होंने कोलन काइमा लिख लिया है और यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स में जाइलम लिख रखा है। बाद में हमको जो तीन टाइप जो बचे हैं उनको बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप के होंगे आपके, 1 2 यहाँ पे 2 और ये 3, तीन टाइप के यहाँ पे सिंपल टिश्यू। और जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट विच इज़ edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।